नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो दिया गया है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सेकंड ईयर, ऊपर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है सेकंड का मॉड्यूल फर्स्ट जो आप देख रहे हैं। आज जैसे कि हमने शुरुआत की है सेकंड ईयर के वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन के जो भी जितने भी क्वेश्चन है 250 क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 1 आप देख पा रहे हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है और ये जो पूरा का पूरा जो मॉड्यूल 1 दिया गया है ये आपका रिलेटेड टू दिया गया है फ्रिक्शन चैप्टर पर आधारित है पूरा का पूरा। और प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 1 पर जब हम बात करेंगे तो इसमें आपको दे रखा है क्या, इसमें दिया गया है आपको विच इज़ द लॉ ऑफ फ्रिक्शन कि घर्षण का कौन सा नियम है, कौन सा है। विच का मतलब क्या होता है, विच का मतलब होता है कौन सा। इज़ द लॉ ऑफ फ्रिक्शन घर्षण नियम अपने को क्या करना है, पता करना है। फ्रिक्शन फोर्स इज ऑप्शन ए में दिया गया है फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस। दोस्तों फ्रिक्शन जो लॉ होता है वो क्या होता है, फ्रिक्शन लॉ जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है किसके ऊपर, एरिया यानी उसके क्षेत्रफल पर। और दूसरा ये इसमें दिया गया है शेप, और शेप का मतलब क्या होता है दोस्तों, शेप का मतलब हो जाएगा हमारा यहाँ पर आकार से, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कौन सा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए में हमें दोनों चीज़ें दी गई है। दोनों चीज़ें कौन सी दोनों चीज़ें दी गई है, एक तो हमें एरिया दिया गया है और दूसरा दिया गया है हमें शेप। अगर बात करें दोस्तों ऑप्शन बी की, वैसे इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। उसमें दिया गया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान रखिएगा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ जो होता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन आर। ये हमारा इसका नियम होता है दोस्तों। जैसे ही हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, एफ बराबर तो एक नियतांक आ जाएगा और उस नियतांक को कहते हैं म्यू और म्यू आर। एफ बराबर म्यू इंटू आर। ये जो कंसेप्ट है दोस्तों पूरे चैप्टर में आपको बहुत ही उपयोगी है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। जो नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, उस 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखेंगे क्या दिया गया है। क्वेश्चन 2 में दिया गया कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट ए मोशनल ऑब्जेक्ट। क्या लिखा गया है दोस्तों इसमें, मोशनल ऑब्जेक्ट। मोशनल ऑब्जेक्ट से यहाँ पर क्या है कि मोशनल करता हुआ एक वस्तु है। अब इसके अंदर प्रश्न में देखिए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की दिशा क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स एफ जो है इसकी डायरेक्शन क्या होती है अगेंस्ट टू मोशनल ऑब्जेक्ट। देखिए ये एक कोई वस्तु, ये एक कोई सतह है, इसके ऊपर ये एक कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये इधर की ओर अगर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, इस साइड में अगर राइट साइड की ओर गति कर रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो क्या होगी दोस्तों, फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऑपोजिट साइड में होगी। अगर हम अप्लाइड फोर्स इस तरफ लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स के क्या होगी, ऑपोजिट साइड में होगी। तो ऑपोजिट साइड कहाँ दिया गया, ऑपोजिट टू दी ऑब्जेक्ट। ऑप्शन 2 नंबर देखिए दोस्तों आप, ऑपोजिट टू दी ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के कहाँ होगी, विपरीत साइड में होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में दिया गया दोस्तों क्या, विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कंटैक्टिंग सरफेस। बिटवीन कंटैक्टिंग सरफेस, ध्यान से देखिए ये चैप्टर अपना जो है ये किससे रिलेटेड है दोस्तों, फोर्स से रिलेटेड है, फ्रिक्शन से रिलेटेड है। तो ये एक सतह पे आपने क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कॉन्टैक्टिंग सरफेस का मतलब, कॉन्टैक्टिंग का मतलब क्या होता है, कॉन्टैक्ट का मतलब संपर्क सतह है, सरफेस का मतलब सतह है, कॉन्टैक्टिंग का मतलब होता है संपर्क। अब ये संपर्क सतह इनके बीच में, बिटवीन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, बीच में। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कौन सा बल है, विच फोर्स, फोर्स यानी बल, कौन सा प्रोपोर्शनल है जो सीधा समानुपाती होता है, यानी समानुपाती होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समानुपाती। तो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा था कि फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन आर। लगाया गया बल फ्रिक्शनल फोर्स एफ नॉर्मल रिएक्शन आर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर दिया गया है पुलिंग फोर्स या पुशिंग फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स या फिर अपने को दिया गया एलाइड फोर्स 3 नंबर के अंदर। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, फ्रिक्शनल फोर्स एफ ये लिखा हुआ है ना दोस्तों, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ प्रश्न में दिया गया, देखिए नॉर्मल रिएक्शन के, तो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, फोर्स एफ, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और अपना ऑप्शन कौन से में दे रखा है, 3 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। अब चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इन बिटवीन द व्हील एंड रोड। ध्यान से देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, एक्ट का मतलब होता है क्रिया, क्या कौन है, इन बिटवीन किस किस के बीच में, व्हील एंड रोड, यानी एक व्हील है और ये एक सड़क है, इनके बीच के अंदर की बात चल रही है दोस्तों। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, तभी एक व्हील जो है वो चल पाएगा किसके ऊपर, एक रोड के ऊपर। इफ़ व्हीकल्स आर एबल टू रन ऑन रोड, यानी कहना चाह रहा है कि जो व्हीकल है वो एबल टू रन ऑन रोड, रोड पर चलने के सामर्थ्य है उसके अंदर, तो किसकी वजह से वो चल पाएगा, वो फ्रिक्शन की वजह से चल पाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 4 के बाद बढ़ते हैं 5 के, विच इज़ यूजफुल फ्रिक्शन। अब देखिए फ्रिक्शन हर जगह पे है, लेकिन यूजफुल फ्रिक्शन का मतलब ये हो गया, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमें फ्रिक्शन की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जिन पर हमें फ्रिक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगर हमें जहाँ पर स्मूथ सरफेस चाहिए होती है वहाँ पर फ्रिक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि सबसे पहले दिया गया है रिंग्स इन द सिलेंडर। ठीक है, रिंग्स इन द सिलेंडर, जैसे ये सिलेंडर है, पिस्टन सिलेंडर की बात कर रहा है ये यहाँ पर, और इसके अंदर जो पिस्टन चल रहा है उसके अंदर जो रिंग होते हैं, उस रिंग को हम थोड़ा बड़ा चिकना रखते हैं ताकि वो सिलेंडर के अंदर इजीली मूव कर सके। दूसरा दे रखा है क्रैंक शाफ्ट बियरिंग। अब बियरिंग जो होगा, बियरिंग क्यों लगाया जाता है, बियरिंग इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि हमें फ्रिक्शन कम करना होता है। ठीक है, तीसरा दिया गया व्हील हब बियरिंग, तो फिर से बियरिंग का नाम आ रहा है और बियरिंग इसीलिए लगा रहे हैं अपने क्योंकि वहाँ पर हमें फ्रिक्शन कम करना है। लास्ट में दे रखा है दोस्तों डी ऑप्शन में ब्रेक शू लाइनिंग। ब्रेक शू लाइनिंग का मतलब हो गया ब्रेक शू लेदर की बात कर रहा है ये, जहाँ पर ब्रेक का काम होगा, अगर वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं हुआ दोस्तों तो ब्रेक नहीं लग पाएंगे। इसलिए हमारा यूजफुल फ्रिक्शन का जो एग्जांपल है विच इज़ यूजफुल फ्रिक्शन, तो यूजफुल फ्रिक्शन वही होगा हमारा जहाँ पर हमें ब्रेक लगाने हैं। तो ये ऑप्शन डी जो है इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होगा, 4 ऑप्शन जो दिए गए उनके अकॉर्डिंग। विच इज़ वेस्टफुल फ्रिक्शन, अनुपयोगी फ्रिक्शन कौन सा है। अब देखिए अनुपयोगी फ्रिक्शन, अब जहाँ पर अपने को फ्रिक्शन की ज़रूरत है, ठीक है, अब उस जगह पर अगर हमें फ्रिक्शन चाहिए और वो तो हो गया यूजफुल, अगर अपने को यहाँ पर फ्रिक्शन कोई ऐसी जगह, जैसे मान लो कोई भी अपने ऑब्जेक्ट है उसको इस तरीके से कि अपने को काफ़ी तेज़ से रोटेट करना है, तो वहाँ तो अपने को फ्रिक्शन की आवश्यकता होगी नहीं। तो वेस्टफुल फ्रिक्शन कौन सा हुआ, देखो रियर एक्सल, टायर ऑन द फ्लोर, ब्रेक शू लाइनिंग, क्लच लाइनिंग, इनमें से कौन सा ऐसा है। तो देखिए दोस्तों जो रियर एक्सल गियर है, ये जो रियर एक्सल गियर है ये वेस्टफुल फ्रिक्शन है, बाकी सब यूज कौन सा इसमें, ये है वेस्टफुल। वेस्टफुल मतलब अनुपयोगी है ये, ठीक है, अनुपयोगी, ये सब उपयोगी फ्रिक्शन है। टायर ऑन द फ्लोर, टायर फ्लोर के ऊपर चलेगा तो फ्रिक्शन की जरूरत होगी, ब्रेक शू लाइनिंग में फ्रिक्शन की जरूरत होगी, क्लच लाइनिंग में फ्रिक्शन की जरूरत होगी, लेकिन फ्रिक्शन की जरूरत कहाँ नहीं होगी, रियर एक्सल के अंदर हमें फ्रिक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि रियर एक्सल लगाया ही इसीलिए जाता है ताकि वो अच्छे से पीछे वाले व्हील को रोटेट कर सके। चलिए आगे बात, प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है कि विच इज डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स, निम्न में से कौन सा ऐसा है। विच का मतलब कौन सा हो गया, डिपेंड मतलब उसके ऊपर आधारित है, निर्भर है, ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब हो गया घर्षण बल, घर्षण बल पर निम्न में से कौन सा ऐसा है जो घर्षण बल पर आधारित है। टाइप्स ऑफ मेटल, या कॉन्टैक्ट सरफेस, या फिर क्वालिटी ऑफ द कॉन्टैक्टिंग मेटल, क्वालिटी ऑफ, ध्यान से देखिए दोस्तों फिर से एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, मैंने आपको यही बताया था कि ये एक सतह है और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये दोनों यहाँ पर कॉन्टैक्ट बना रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट सरफेस। प्रश्न संख्या 7 हम पढ़ रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट सरफेस जो है विच ऑफ डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड रहता है फ्रिक्शनल फोर्स, संपर्क सतहों के ऊपर आधारित रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, हाउ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस्ड, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस्ड। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं दोस्तों म्यू से, किससे डिनोट करते हैं, म्यू। ठीक है, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, क्या देखिए दोबारा से क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने आपको अभी बताया था कि फोर्स F इक्वल्स टू म्यू इंटू आर होता है। ठीक है, अब हमें चाहिए कोएफिशिएंट, ये होता है कोएफिशिएंट को करने का, तो म्यू बराबर F हमारा इधर से पहले से लिखा हुआ है, ये जो मल्टीप्लाई में आ रहा है ये अब कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो F बाय क्या हो जाएगा हमारा, R हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशो ऑफ फोर्स एंड एरिया। तो देखिए एरिया का तो कहीं जिक्र नहीं है, हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन होंगे उसमें क्या क्या जिक्र होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, एक तो फोर्स का जिक्र होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए रिएक्शन का, फोर्स का रिएक्शन का। ठीक है, यही होता है कोएफिशिएंट म्यू। ठीक है, तो ये दोनों किस किस ऑप्शन में है, ये यहाँ देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे जो आगे का जो है जिसमें हमें देखना है, एक तो फोर्स ढूंढना है, एक तो क्या ढूंढना है दोस्तों, एक तो ढूंढना है हमें फोर्स और एक ढूंढना है नॉर्मल रिएक्शन, F और R, जो कि हमारा बी ऑप्शन में है, तो बी सही है, आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। ध्यान से देखें, ये नॉर्मल रिएक्शन एंड मास लिखा हुआ है, मास का तो पूरे चैप्टर में अभी तक कोई जिक्र नहीं हुआ। अगर डी ऑप्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस्ड रेशो वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन। अब इसमें नॉर्मल रिएक्शन है लेकिन साथ में क्या दे दिया, वेट। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दोस्तों
हमें चाहिए थी फोर्स और उसके साथ चाहिए थी नॉर्मल रिएक्शन आर। तो ये फोर्स है और ये नॉर्मल रिएक्शन आर है, ये दोनों इसमें है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब आ गया प्रश्न संख्या 9 में लिखा गया है व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी हमने किया है, देखिए फाइंड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कौन सा फॉर्मूला जो है वो इसका बिल्कुल सही होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, इसी फॉर्मूले को मैंने जो अभी आपको फॉर्मूला बताया इसी को आप दोबारा समझ लीजिए। क्या लिखा हुआ था, मैंने कहा था F बराबर म्यू इंटू आर। आर कब निकलेगी, जब आपने किसी सतह पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपका हो गया डब्ल्यू वेट फोर्स, ऊपर विपरीत दिशा में होगी नॉर्मल रिएक्शन आर, और ये होगा आपका डब्ल्यू। दोनों की दोनों क्या होंगी, इक्वल होगी। तो मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि एफ बराबर म्यू इंटू आर की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, डब्ल्यू भी लगा सकता हूँ। अब अगर अपने चारों ऑप्शन डब्ल्यू की फॉर्म में दिए गए तो हम डब्ल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, म्यू को अपने पास रखेंगे और ये जो एफ दिया गया है, ये डब्ल्यू जो है अभी इसके कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, यहाँ लिखेंगे डब्ल्यू। तो एफ बाई डब्ल्यू जो होगा वो आपका आंसर होगा, एफ बाई डब्ल्यू। ये तो अपोजिट हो रहा है इसका, ये डब्ल्यू बाई एफ है, इसलिए ये नहीं होगा। तो आगे थोड़ा सा नीचे और चलते हैं, तो ये दिया गया ऑप्शन डी के अंदर दोस्तों। तो ये हो गया म्यू बराबर एफ बाई डब्ल्यू, या हम इसको और क्या लिख सकते हैं कि म्यू बराबर एफ बाई आर भी लिख सकते हैं। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न नंबर 10, और प्रश्न नंबर 10 में दिया गया है दोस्तों क्या, विच सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बहुत ही आसान सवाल है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया गया आपको, म्यू दिया गया, ऑप्शन बी, बार बार मैं आपको बताया जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 में दिया गया है दोस्तों आपको क्या, व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट एट रेस्ट। कॉन्टैक्ट एट रेस्ट, अगर दो जो सतह है वो उसमें क्या दिया गया है, रेस्ट है, यानी विरामावस्था में है। रेस्ट का मतलब क्या हो गया, विराम अवस्था में है। तो कौन सा होगा, स्लाइडिंग नहीं हो सकता, रोलिंग नहीं हो सकता, क्योंकि विराम अवस्था का बोल दिया। अब कोई चीज़ स्लाइड करेगी तो वो विराम कैसे कर सकेगी, दोनों बातें पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है आपका स्थिर यानी स्थायी। तो ये हो गया आपका एट रेस्ट के लिए सही ऑप्शन। प्रश्न संख्या 11 के बाद बढ़ते हैं दोस्तों 12 नंबर पे। 12 नंबर में दिया गया है विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा ऐसा है जो सही स्टेटमेंट है, सही कथन कौन सा है, सही कथन को पहचानिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सी ऑप्शन में दिया गया है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। प्रश्न संख्या 12 है। ये जब आप दोस्तों इसके नियम पढ़ेंगे या इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तभी आपको ये याद रह सकता है आपको। तो 12 नंबर में जो सी जो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों बिल्कुल सही है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर स्लाइड कर रही है, वो ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण बल से क्या होती है, बिल्कुल सीमांत घर्षण बल से स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है हमेशा। देखिए सीमांत घर्षण बल कौन सा होता है, वो घर्षण बल जिसके ऊपर वस्तु चली नहीं है, चलने ही वाली है, मतलब वो कंडीशन होती है। लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जिसमें वस्तु रोटेट करती रहती है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होगा, किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। ठीक है, तभी वो वस्तु उस पर क्या होगी, रोटेट होगी, स्लाइड कर पाएगी। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 में। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द फोर्स इफ द ऑब्जेक्ट इज जस्ट मूव अप द प्लेन। यानी अब भी जस्ट गति करने वाला ही है, ऐसा जब कंडीशन आ जाती है तो कौन सा फोर्स का जो है वो फॉर्मूला बिल्कुल सही होगा दोस्तों। इसमें आपको दिए गए हैं प्रश्न संख्या 13 में जो ऑप्शन में दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका जो आपको सही तरीका जो है प्रश्न संख्या 13 में वो है दिया गया दोस्तों, बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसमें दिया गया डब्ल्यू साइन थीटा प्लस फाई बाई कोस फाई। ये आपको प्रश्न में फॉर्मूला याद रखना है। जैसे कि अब मैं आपको बात करना चाहूँ तो इसमें ये यहाँ पर ये सब दिया गया है, देखिए ये डब्ल्यू दिया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर जो थीटा एंगल दिया गया, जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर आपको दिया गया ये यहाँ पर थीटा एंगल दिया गया है, ये डब्ल्यू वेट दिया गया है, इसका नॉर्मल रिएक्शन आर दिया गया है, और ये दिया गया फोर्स एफ बराबर डब्ल्यू साइन थीटा। फोर्स एफ जो होता है फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पर अप्लाइड फोर्स पी, फ्रिक्शनल फोर्स एफ, ये जो दे रखा है ये दिया गया डब्ल्यू साइन थीटा। लेकिन जब आप तल पर बात करें तो ये यहाँ पर ऑप्शन बी में आपको दिया गया ये थीटा का मान यहाँ पर फाई, और ये फॉर्मूला आपने याद करना है दोस्तों ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो दिया गया है हमें क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया गया विच ऑफ द एंगल इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की अगर बात करें दोस्तों, देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कौन सा होता है पहले उसको देख लीजिए। मैं बता देता हूँ आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो होगा जो आपका रिजल्टेंट जो है ना वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा,
जैसे कि यहाँ पर आपका नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बन रहा है, थोड़ा सा मैं इसको वापस करता हूँ। देखिए ये है आपका नॉर्मल रिएक्शन R, और ये जो एंगल बन रहा है रिजल्टेंट का, इसके साथ यहाँ पर ये बीच का कोण, हमेशा याद रखेंगे, इसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा R O, और तीसरा नाम क्या है इसका S, यानी ROS, यानी जिस कोण को इंडिकेट कर रहा होता है ना दोस्तों, उसको बीच में लिखा जाता है। ROS लिख दीजिए या SOR लिख दीजिए, तीनों दोनों सेम बात है। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो ROS जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है दोस्तों, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज Q। ये लिख रखा है यहाँ पर, थीटा लिखना था इन्होंने, या मतलब मिसप्रिंट हो सकता है। चलिए हम उस पर नहीं जा करके सीधा बात करते हैं, मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसे हम लिखते हैं दोस्तों म्यू से, और म्यू बराबर होता है किसके, F/R के। F/R के, अगर इसी को अगर मैंने साइन कोस टेन की फॉर्म में बात करना चाहें तो लंब बटे आधार वाली जब अगर फॉर्म लगाएंगे तो लंब बटे आधार होता है दोस्तों टेन थीटा। क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा। एक बार फिर से देख लीजिए, तो ये टेन थीटा जो ऑप्शन में दिया गया आपको सी ऑप्शन में। ठीक है, जब भी आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछे दोस्तों, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं म्यू से, और इसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर F/R। आर को आप नॉर्मल रिएक्शन को आप W से भी डिनोट कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, अपने ऐसा क्वेश्चन कर भी चुके हैं, म्यू का कर चुके हैं, F/W का कर चुके हैं, F/R का कर चुके हैं। अब यही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर एंगल की फॉर्म में लिखा जाए तो ये होता है दोस्तों आपका कौन सा, टेन थीटा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा कौन सा आ गया हमारा, यहाँ पर 16 क्वेश्चन में दिया गया है, व्हाट डिनोट्स द लेटर R इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में R क्या बताना चाह रहा है, R क्या बताना चाह रहा है दोस्तों, देखिए सारा कुछ बता देता हूँ मैं आपको। इसके अंदर P होता है अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, ये हो गया वेट फोर्स, और ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। यानी R क्या होगा, R होगा रिएक्शन। रिएक्शन कौन सी होगी, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो R क्या डिनोट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किस में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम में। प्रश्न संख्या 17 में दिया गया है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए लुब्रिकेंट। अब देखिए जहां फ्रिक्शन होगा और हमें वहां फ्रिक्शन चाहिए नहीं, अगर एक शाफ्ट या एक हब या एक बेयरिंग दो आपस में स्लाइड करते हुए कुछ इस तरीके का अगर अपने को बनाना है, अगर ऐसे मशीन पार्ट है जहां पर अपने को फ्रिक्शन नहीं चाहिए, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, लुब्रिकेशन करेंगे। ठीक है, लुब्रिकेशन हम करेंगे, ग्रीस, तेल यानी ऑयल हो गया, है ना, इस तरीके से। बड़ी कोई मशीनरी है तो उसमें लुब्रिकेशन के लिए जैसे ग्रेफाइट का जो चूर्ण होता है उसको भी काम में ले सकते हैं। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन का क्या पर्पज होता है, टू इंक्रीज द प्रेशर। प्रेशर का तो कोई संबंध ही नहीं है दोस्तों। टू इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बढ़ता नहीं है, फ्रिक्शन घटता है। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी देखिए, जब आप लुब्रिकेशन करोगे ना तो फ्रिक्शन क्या होगा, रिड्यूस होगा। रिड्यूस होने का मतलब क्या हो गया, फ्रिक्शन कम करेगा, लुब्रिकेट करने से फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। तो ये ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 में दी गया है, व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन विक फीड लुब्रिकेशन। अब देखिए विक फीड लुब्रिकेशन कुछ नहीं है, विक का मतलब क्या होता है, मोमबत्ती, बत्ती, बत्ती कह सकते हैं हम, बाती जैसे अपने घर में दिया बाती करते हैं ना, वो होता है विक। विक फीड सिस्टम में क्या यूज होता है, अब विक फीड का इसी के अंदर ये देखिए, ये दे रखा है यहाँ पर, ये डायग्राम भी दे रखा है पास में, ये विक फीड सिस्टम है। विक फीड सिस्टम का मतलब एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर एक बाती लगी होती है, और वो बाती क्या करती है, ऑयल जो है उस कंटेनर से उठा करके और उस इस बाती के माध्यम से ऑयल जो है धीरे धीरे मशीन पार्ट को मिलता रहता है। ये होता है विक फीड सिस्टम। तो विक फीड सिस्टम के अंदर ये जो अंदर भरा हुआ है, ये जो भरा हुआ है, इसके अंदर द्रव भरा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल कहते हैं दोस्तों। इसको क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल कहते हैं। और लुब्रिकेंट ऑयल हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 19 में दिया गया है, विच लुब्रिकेंट सिस्टम इज प्रोवाइड विद ए रिंग ऑयलर टू स्प्लैश लुब्रिकेंट ऑयल कंटिन्यूसली अराउंड द पार्ट्स। ध्यान से देखिए, स्प्लैश सिस्टम का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए दोस्तों, एक इंजन आ जाना चाहिए। मैकेनिकल का जो इंजन होता है, जो बस, ट्रक, कार इत्यादि का जो इंजन होता है, उसके अंदर जो नीचे का चैम्बर वाला पार्ट बनाता है, उसके अंदर भरा होता है दोस्तों क्या, ये बना होता है आपका, ये भरा होता है ऑयल। ठीक है, जैसे जैसे क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगी या जो भी वाइब्रेट होगा, तो ये जो यहाँ से पंप क्या करेगा, कुछ छींटे। स्प्लैश का मतलब क्या होता है दोस्तों, छींटे। ठीक है ना, छींटे, बौछार, ये सब होता है। तो स्प्लैश लुब्रिकेंट ऑयल कंटिन्यूसली अराउंड द पार्ट्स, तो लगातार पार्ट्स को वो छींटे की या बौछार की सहायता से क्या करते रहते हैं, लुब्रिकेंट करते रहते हैं। तो ऐसा जो सिस्टम होता है वो स्प्लैश फीड सिस्टम कहलाता है।
देखिए 2-3 तरीके के सिस्टम है, एक तो ग्रेविटी सिस्टम हो गया, एक प्रेशर फीड सिस्टम हो गया, स्प्लैश फीड सिस्टम हो गया, फोर्स फीड सिस्टम हो गया। ये चारों सिस्टम इसमें दे रखे हैं। लेकिन अगर स्प्लैश लुब्रिकेंट कंटिन्यूसली अराउंड द पार्ट्स दे रखा है तो स्प्लैश सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 के अंदर क्या दिया गया, विच वन इज द 3 टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट सिस्टम, कौन कौन से हैं? तो मैंने अभी आपको बताया, जैसे एक ग्रेविटी सिस्टम हो गया, और एक कौन सा हो जाएगा आपका, एक आपका हो जाएगा फोर्स सिस्टम हो जाएगा, जिसमें आपको पूरा बल लगाना पड़ता है। जैसे आप ग्रीस गन को देखते हैं, ग्रीस गन में क्या होता है, पूरा पंप से प्रेशर करके ही ग्रीस को आगे भेजना पड़ता है। ठीक है, फोर्स फीड स्प्लैश सिस्टम हो गया। तो ये जो 3 आप देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों ऑप्शन सी में दिए गए हैं आपको। प्रश्न संख्या 21 में दिया गया, विच लुब्रिकेशन सिस्टम एम्प्लॉयज ऑयल होल इन द मशीन। मशीन के अंदर जो ऑयल होल लगाया जाता है, ऑयल होल बना होता है, वो कौन से उसके अकॉर्डिंग आता है? तो वो आता है दोस्तों आपका 2 तरीके से आप उसको पढ़ सकते हैं। हालांकि उसके अंदर फोर्स फीड की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये दिया गया है ग्रेविटी फीड। 21वें का जो सही आंसर दिया गया है ग्रेविटी फीड सिस्टम। ग्रेविटी फीड सिस्टम क्या होता है दोस्तों? ग्रेविटी फीड सिस्टम में क्या होता है कि एक ट्यूब बनी होती है इस तरीके से, और उसके अंदर बहुत सारे छेद होते हैं, और यहाँ पर एक कंटेनर बना होता है, इसमें ऑयल भरा होता है। ये ऑयल क्या होता है, इसके अंदर एक विक लगी होती है, एक बाती लगी होती है, वो ऑयल में पूरी लथपथ रहती है, और कुछ ना कुछ ऑयल जो है वो इन ग्रूव्स के अंदर, इन ऑयल होल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, और वही ऑयल क्या होता है, मशीन पार्ट्स को मिलता है। तो ये जो पूरे ऑयल का सर्कुलेशन हो रहा है वो किसके 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 बेस पे हो रहा है? वो हो रहा है ग्रेविटी फीड सिस्टम के अकॉर्डिंग हो रहा है, यानी गुरुत्वा के कारण हो रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 21 की बात बढ़ते हैं। 22, व्हाट इज द नेम ऑफ द लुब्रिकेशन सिस्टम। दिया गया होगा कोई डायग्राम, उसके अंदर पूछ रहा होगा। तो ये जो दिया गया डायग्राम, अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या लगी हुई है दोस्तों, ये लगी हुई है बाती। बाती को इंग्लिश में बोलते हैं विक, WIC, विक। अब आपको इसका आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। और विक सिस्टम कौन सा दिया गया? ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है, तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 23 के अंदर दिया गया है कि विच इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट, कि मशीन पार्ट में फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? विच का मतलब कौन सा, इनमें से कौन सा है जो यूज़ किया जाता है? तो केरोसिन या पेट्रोल, वाटर या लुब्रिकेंट। देखिए दोस्तों ये तीनों नाम आप, ये क्वेश्चन बहुत आसान है कि अगर आपको फ्रिक्शन को कम करना है तो आप क्या करोगे? लुब्रिकेंट का यूज़ करोगे। आप क्या करोगे दोस्तों? लुब्रिकेंट का यूज़ करोगे। आप तेल लगाओगे, ग्रीस लगाओगे, ठीक है, ग्रेफाइट का चूर्ण डालोगे अगर बड़ी मशीनें हैं तो। प्रश्न संख्या 24 विच इज़ द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग द लुब्रिकेंट ऑयल इन इंजन मूविंग पार्ट। उन इंजन मूविंग पार्ट में मेन रोल क्या होता है लुब्रिकेशन का? क्यों किया जाता है लुब्रिकेशन? जब आप किसी गाड़ी को 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर लेकर के जाएंगे तो वो गाड़ी क्या होगी? गर्म होगी, और गर्म होगी तो आप उसके अंदर क्या होगा, अगर मान लो अगर वो नहीं हो पा रहा है, मेनली लुब्रिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, बहुत जल्द पार्ट घिस जाएंगे और आप रास्ते में खड़े रहेंगे, या क्या हो जाएगा, पार्ट्स गर्म होकर के गाड़ी आपकी सीज हो जाएगी। तो इसीलिए देखिए फर्स्ट में दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है इंक्रीज द इफिशियंसी, क्षमता बढ़ा देगी। हाँ क्षमता तो बढ़ा देगी, लेकिन टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम कर देगी। टू इम्प्रूव कैरिंग कैपेसिटी, टू इम्प्रूव द ड्यूरेबिलिटी। तो इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि ये जो ऑप्शन बी दिया गया है रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम कर देगा। लुब्रिकेशन होगा वो क्या कर देगा दोस्तों, घर्षण को कम कर देगा, और घर्षण को अगर कम कर देगा तो वहाँ जो पार्ट्स गर्म हो रहे हैं वो पार्ट्स कहीं ना कहीं गर्म भी ज़्यादा नहीं होंगे और गाड़ी सीज भी नहीं होगी। प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 25 में दिया गया है विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? ऑप्शन ए में दिया गया है लुब्रिकेंट्स एक्ट्स टू प्रिवेंट कोरोजन। क्या लुब्रिकेशन जो है वो कोरोजन यानी जंग लगने को रोकते हैं, और लुब्रिकेशन जो है वो एक्ट्स ए सील के भांति व्यवहार करते हैं। लुब्रिकेंट्स एक्ट्स ए फ्यूल, यानी लुब्रिकेंट जो होते हैं, स्नेहक जो होते हैं, हिंदी में इनको स्नेहक बोला जाता है दोस्तों। लुब्रिकेंट को स्नेहक फ्यूल की तरह व्यवहार करते हैं या फिल्टर की तरह व्यवहार करते हैं। ऑप्शन 4 है आपके सामने। लुब्रिकेंट क्या करता है, एक तो फ्रिक्शन को कम करता है, दूसरा आपके पास में जो ऑप्शन दिया गया इसके अकॉर्डिंग वो कोरोजन को भी रोकता है। किसको रोकता है? जैसे आपने देखा होगा कोई भी आपके घर में लोहे की वस्तु ऐसी है, जैसे कोई पाइप है, कोई काफ़ी लंबे टाइम तक रखी हुई है जिसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा नहीं तो हम उसको कोई ना किसी ऑयल से क्या करते हैं, पोत देते हैं या उस पर कलर कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग वो प्रिवेंट कोरोजन, मतलब उसको जंग लगने से भी रोकता है कौन? लुब्रिकेंट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 26, व्हाट केजेज द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेंट। क्या कारण है कि जो क्षमता होती है मशीन की मेंटेनिंग द लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट जो है स्नेहक के कारण उसको मेंटेन किया जा सकता है। व्हाट केजेज, प्रश्न संख्या 26 और 26 में दिया गया दोस्तों ए ऑप्शन इंक्रीज करेगी। कोई भी मशीन की इफिशियंसी है वो लुब्रिकेशन के द्वारा अगर मेंटेन की जा रही है तो उस
मशीन की जो है इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी दोस्तों, उसकी जो इफ़िशियंसी का मतलब हो गया क्षमता उसकी, वो क्या हो जाएगी दोस्तों, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज़ नहीं होगी, सेम नहीं रहेगी। लुब्रिकेशन रखोगे तो उसकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 में दिया गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन के लिए काम में लिया जाने वाला ये जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसका नाम बताना है दोस्तों अपने को। तो देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है, ये एक पूरा हब है, यहाँ से ये इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे जैसे जैसे, तो ये आगे की ओर बढ़ेगा, प्रेशर बनेगा। अब प्रेशर के तो सारे ऑप्शन है, सी में भी दिया गया है प्रेशर गन, और डी में भी दिया गया है प्रेशर गन, और बी ऑप्शन में भी दिया गया ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक टाइप प्रेशर गन। तो अब इसका हैंडल देखिए, इसका हैंडल कैसा दिया गया है, इसका हैंडल दिया गया है टी के आकार का। तो ये दोस्तों टी टाइप की प्रेशर गन दी गई है। चलिए, इससे आपको याद रहेगा, ये एक कंटेनर दिया गया है और इस कंटेनर के अंदर जब हम इसमें लुब्रिकेंट भरेंगे और उसके बाद में इसको लगा देंगे, इसको टाइट कर देंगे किसी भी मशीन के ट्यूब के अकॉर्डिंग। मैंने आपको बताया था एक ट्यूब होती है, उसमें भाग होते हैं और यहाँ पर एक कंटेनर लगा होता है। तो ये वही कंटेनर है दोस्तों। तो ये कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग है, यही पूछा होगा इसमें। विच प्रिंसिपल ऑफ लुब्रिकेशन कैन बी एम्प्लॉयड। ठीक है, तो इसमें प्रेशर फीड हो रहा है, स्प्लैश हो रहा है, ग्रेविटी हो रहा है। देखो इसमें दोस्तों कोई प्रेशर नहीं है, अंदर से ऊपर से कोई भी प्रेशर वाला सिस्टम ही नहीं है। ये जो आपका प्रश्न दिया गया है इस 28 नंबर, इसमें ग्रेविटी सिस्टम है, यानी इसमें ऑटोमेटिकली चलता रहता है, ये ग्रेविटी सिस्टम के अंडर आता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं। 29, विच वे द कूलेंट एक्ट्स एज ए लुब्रिकेंट। ठीक है, कूलेंट एज ए लुब्रिकेंट। अब कूलेंट आपने देखा होगा दोस्तों, गाड़ियों के रेडिएटर में देखा होगा, कार में, कार तो आपने जनरली आप कभी ना कभी गाड़ी में बैठे ही है, कार के रेडिएटर में डाला जाता है कूलेंट। क्यों डाला जाता है, ताकि अगर आप काफ़ी लंबी दूरी तय करते हैं तो आपकी गाड़ी जो है गर्म ना हो। तो अभी आप उसके अकॉर्डिंग अगर इसका ऑप्शन करना चाहोगे तो क्या करोगे, टू कैरी अवे डस्ट, टू कैरी अवे हीट। देखिए हीट को कम करती है ये। अगर आपने कूलेंट एक्ट्स एज ए लुब्रिकेशन, तो कूलेंट का जो डालते हैं और वो जो पूरी प्रणाली के अंदर जब पानी सर्कुलेट होता है रेडिएटर के अंदर से होते हुए उधर इंजन के चारों तरफ घूम करके आता है ना, तो वो क्या करता है, हीट को कम करता है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन, कौन सा सही होगा दोस्तों, बी, टू कैरी अवे द हीट, हीट को कम करेगा। 29 का बी ऑप्शन सही है बिल्कुल। 30 में आ गया है दोस्तों, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी ऑफ मास 1000 kg इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4, एज्यूम 1 kg इक्वल्स टू 10 न्यूटन। आइए बोर्ड पे चलते हैं और इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन लेकर के आएंगे बोर्ड पे और इन सभी क्वेश्चनों को समझेंगे। और इसके बाद का जो मॉड्यूल सेकंड हमारा स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। मॉड्यूल सेकंड के अंदर हमें दिया गया है कौन सा, मॉड्यूल फर्स्ट के ये क्वेश्चन हम पूरे कर लेंगे और मॉड्यूल सेकंड में हमारा आ जाएगा दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से संबंधित ये जितने भी आप न्यूमेरिकल देख रहे हैं इन सभी न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे और किसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी होती है इसके बारे में हल करेंगे। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। सेकेंड ईयर का जो ये प्लान हम लेकर के चले हैं, और एक बार आप अपना पूरा लिंक को शेयर कर दीजिएगा। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ।